आला उद्धव ठाकरे ने रियासत महाराष्ट्र के इंतजामी मरकज मंत्रालय में सहाफियों से मुलाकात करते हुए मुंबई के आर्य कॉलोनी में जेर तामीर मेट्रो के कार शेड के काम पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि इससे कबल शिवसेना बीजेपी की मुश्तरका हुकूमत में मुंबई के आर्य कॉलोनी में मेट्रो के कार शेड की तामीर के लिए इजाजत दी गई थी। म्हणून मी तसे निर्देश दिलेले की जोपर्यंत ह्याचा पुनर्विचार करून पुढची दिशा ठरत नाही तोपर्यंत आरेमधलं एक पान सुद्धा तोडता येणार नाही। जेवढी झाडं राहिलेत ती तशी राहिली पाहिजे। झाडं तोड वृक्ष तोड तर सोडच, पण पान सुद्धा तोडता नाही येणार। पूर्ण त्या आरे कारशेडच्याला मी स्थगिती द्यायला सांगितलेली आहे। तर अशा या काही गोष्टी करायच्या आहेत आणि त्या अशा गोष्टी करण्यासाठी मला आपल्या सगळ्यांची गरज लागेल, मदत लागेल। कारण कोणतेही काम केलं तर भ्रष्टाचार आणि नाही काम केलं हे सारे करतच नाही, निकम्मेच आहेत लोक। नाही, माझं सरकार हे काम करणारं सरकार असेल आणि त्याच बरोबरीने महाराष्ट्र में इक़्तिदार बदल गया है। इक़्तिदार के बदलते ही शिवसेना का तर्जुमान सामना अखबार के इदारिये में भी लफ्जों के इंतखाब में तब्दीली आ गई है। आज सामना का इदारिये महाराष्ट्र के अवाम से मुखातिब है। इदारिये में लिखा गया है कि देखते क्या हो तुम, खुशी में शामिल हो जाओ। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। सामना ने लिखा है कि अब महाराष्ट्र दीगर रियासतों के लिए मिसाल बन गया है कि महाराष्ट्र में किस तरह इत्तेहादी पार्टियों के जरिए इक़्तिदार को पलट दिया गया। अवाम को इस बात का यकीन दिलाया गया है कि महाराष्ट्र में उद्धव की हुकूमत सच्चाई और इंसाफ और दीगर लाहक मसाइल को सुलझाते हुए अपनी मियाद पूरी करेगी। सामना ने गुज़िश्ता हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि फडणवीस हुकूमत रियासत पर 5 लाख करोड़ का कर्जा लाद कर चली गई और मरकजी हुकूमत फडणवीस को ईमानदार वज़ीर आला कहती रही। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र के अब गोवा में भी बनेगा शिवसेना का फ्रंट। उनका कहना है कि बहुत जल्द गोवा में भी एक नया चमत्कार देखने को मिलेगा। अभी मेरे साथ गोवा के एक्स मिनिस्टर एंड एक डिप्टी सीएम, उनके साथ 3 एमएलए है। गोवा फॉरवर्ड के प्रमुख है। शिवसेना के साथ उनका अलायंस हो रहा है। एक फ्रंट गोवा में बन रहा है शिवसेना के साथ। विजय सरदेसाई जी जो नेता है, गोवा के प्रमुख नेता है, डिप्टी सीएम रहे हैं मनोहर पर्रिकर के मिनिस्ट्री में। तो गोवा में एक नई राजनीति जैसे महाराष्ट्र में हुई है, नया फ्रंट बन रहा है। प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से एक सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, हम पर उंगली दिखाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ गए, हम एनसीपी के साथ गए, लेकिन कांग्रेस के वो सभी लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और भी घिनौने आरोप थे, उनके साथ सरकार बनाई और गोवा की जनता को पसंद नहीं है। इसलिए आज विजय सरदेसाई जी, एक्स डिप्टी सीएम और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। महाराष्ट्र में नई हुकूमत की तश्कील के बाद मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 5% रिजर्वेशन देने से मुतल्लिक दबाव बढ़ता जा रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अक़लियती समाज और मुस्लिम रिजर्वेशन का जिक्र न होने पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। एनसी लीडर मजीद मेमन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से दबाव बनाने की बात कही। उद्धव ठाकरे ने जो है वो शपथ तो ले ली है, लेकिन अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है वो मुस्लिम रिजर्वेशन का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि मैनिफेस्टो में एनसीपी के जो है मुस्लिम रिजर्वेशन का जिक्र था। हमारे साथ मौजूद हैं मजीद मेमन साहब, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और सीनियर वकील हैं, कानून के जानकार हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि क्या वाकई मुस्लिम रिजर्वेशन जो है वो मिल सकता है महाराष्ट्र में मुसलमानों को, क्योंकि आपने भी जो है वो इसकी लड़ाई लड़ी है मुस्लिम रिजर्वेशन की, और आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी मुस्लिम रिजर्वेशन का कहीं जिक्र नहीं है। और उसी के साथ साथ जो मैनिफेस्टो आपको बना था कांग्रेस एनसीपी का, उसमें आपने वादा किया था रिजर्वेशन का। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या वाकई लगता है कि रिजर्वेशन की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो हम उद्धव ठाकरे को मुबारकबाद पेश करेंगे और नेक ख्वाहिशात देंगे कि उम्मीद रखी जाती है कि आप अपना जो एजेंडा हिंदुत्व का है उसको बालाए ताक रखकर, जैसा आपने हमारे साथ एक्सेप्ट किया है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए उन्नति का काम करेंगे, उनकी तरक्की, उनकी बहबूद, उनके मसाइल को हल करने के लिए। मुसलमान एक बड़ा तबका
महाराष्ट्र में है और मुंबई में अच्छे खासे मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन भी उनका रहा है सरकार की ख़जाने में टैक्स के ज़रिए वगैरह वगैरह। और ये उम्मीद की जाती है कि नई सरकार, हमारी सरकार जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ज़रिए काम कर रही है, उसके तहत काम कर रही है। लेकिन जैसा कि आपने सही फरमाया कि अगर मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं दर्ज किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल शायद नहीं किया गया हो, मगर इसका मतलब नहीं कि उसके जो अहम है, जो इंसाफ का तकाजा है, वो काम होगा। मुसलमानों के लिए यकीनी तौर पर शिवसेना के वज़ीर आला को तो एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एंटी मुस्लिम नहीं है, वो इमेज उनको ठीक कर रहा है। तो इसलिए उनको तो मैं समझता हूँ ज़्यादा दिलचस्पी से वो करें। अब हम इस पर इंशाअल्लाह नए मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे और राष्ट्रवादी और कांग्रेस और सब मिलकर तीनों को ये इस बात पर इत्मीनान दिलाया जाएगा कि ये कानून के दायरे में है और ये मुसलमान इसका हकदार है। तो इस पर ज़रूर काम किया जाएगा। सर, एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि ये जो लेटर है वो फडणवीस को दिया गया, वज़ीर आला चेंज हो गया है, वज़ीर आला जो है तब्दील हो गया है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि 50% से जो है वो अबाव रिजर्वेशन जो है वो जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब कितना आसान होगा ये पनघट की राह, कितनी आसान होगी आपके? कहीं एडजस्ट हो ना, 50% में हमें आप एडजस्ट करें। जब हाईकोर्ट ये कह रहा है, अदालत भी ये कह रही है कि साहब ये इनको मुस्तहिक है, इनको मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उस सूरत में कहीं ना कहीं हमें अकोमोडेट करें आप 50 में। अगर आपकी 50 के ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है आपको, तो उस 50 में तो उस पर कोई रास्ता तो ज़रूर निकाला जा सकता है। अगर पॉलिटिकल विल होगा, अगर नीयत साफ़ होगी, जो मुझे लगता है कि अब होगी क्योंकि अब हमारी सरकार है, हम उसका रास्ता निकालेंगे और इंशाअल्लाह कुछ इस तरह से कोई तजवीज़ करेंगे कि जिसको कानूनी चुनौती भी न दी जा सके और अगर दी भी जा सके तो वो टिक सके। आप जो है वो वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे क्योंकि पवार साहब का रोल बहुत अहम है पूरी गवर्नमेंट में, तो पवार साहब तक ये बात पहुंचाई जाएगी? नहीं, बिल्कुल पवार साहब के साथ हम इस पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम पवार साहब की इजाज़त से अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आला पर रुजू होंगे और जिस तरह से हमने देवेंद्र फडणवीस को दिया था उस तरह से हमने भी करेंगे। सर, एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पे उठता है कि शिवसेना जो है ये बात का बार बार अयादा कर रही है कि वो कम्युनल एजेंडे पे काम नहीं करेंगी, उसने पॉलिटिकल एंगल को चेंज किया है, चीज़ों को चेंज किया है, लेकिन देखा ये गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है वो आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट का तो जिक्र है लेकिन माइनॉरिटीज़ का कोई जिक्र नहीं है। नहीं, देखिए मैंने पहले ही अर्ज़ किया है ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में दर्ज की जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक आउटलाइन है कि सरकार इस बेसिस पे करेगी काम। 50 मुद्दे ऐसे होंगे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं होंगे, लेकिन वो अगर इस सरकार की आइडियोलॉजी, वर्किंग पैटर्न और इत्तेफाक राय से वो किया जाना ज़रूरी है तो सब हुआ होगा। बिल्कुल हमारा मकसद ये है कि हम इस वक्त अपनी आइडियोलॉजीज़ के डिफरेंसेस को बालाए ताक रखें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महाराष्ट्र में जो है वो महाविकास आघाड़ी तो बात कर रही है कि किसानों को बेहतर सहूलियात दी जाए, किसानों को जो है उनके मसाइल हल किए जाए। अब इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किसान के साथ साथ जो है वो अक़लियतों को इंसाफ दिलाने में क्या ये सरकार, जो तीनों पार्टी की सरकार है, वो कितनी कामयाब हो पाती है और इसको जो है वो कितना चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन संतोष दिसले के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुंबई पुणे हाईवे पर एक सड़क हादसा पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हाईवे पर एक गैस टैंकर और कार के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई। नांदेड़ के अंबेडकर नगर में राशन दुकानों से मिलने वाले अनाज की कालाबाजारी का एक और मामला सामने आया है। शंकर गजभारे नामी एक गरीब शख्स अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी शिकायत है कि ये जिस इलाके में अंबेडकर नगर में रहते हैं वहां की राशन दुकान मालिक ने उनके हिस्से का अनाज देने से इनकार कर दिया है। शंकर का इल्जाम है कि राशन दुकान मालिक अनाज देने के बजाय गरीबों के हिस्से के अनाज की कालाबाजारी कर रहे हैं। जी मागणी आहे बघा, मी
एप्रिल महिन्यापासून राशनाच्या या कार्डासाठी मी भांडण करत आहे प्रशासनासंग आणि मी मागणी टाकीतली होती की माझी आरशी जे बंद झाली होती आणि मी तक्रार केली म्हणून माझी आरशी बंद केली म्हणून मी राशन चौकशीची अहवाल देण्याचं मागणी केली होती. ते आम्हाला मागणी जून महिन्यापासून ते देत नाहीत आणि टाळाटाळ करतात आणि कोणती समिती नेमलेली नाही तर त्या समितीवर प्रशासनाने लवकरात लवकर कारवाई करावं. प्याज एक मर्तबा फिर किसान से लेकर आम आदमी को रुलाने लगी है. वजह साफ है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज की पैदावार होती है लेकिन 75% प्याज बेमौसम बारिश की वजह से किसान के हाथ में आने से पहले सड़ गई, जिसके नतीजे में प्याज बाजार से गायब हो चुकी है. मंडियों में जो प्याज मिल रही है उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है. दूसरी तरफ प्याज की किल्लत के नतीजे में प्याज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं. इसलिए आम आदमी की बुनियादी जरूरत कहलाने वाली प्याज अब आम आदमी की दस्तरस से दूर होती जा रही है. किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत ने फौरी मुआवजे का ऐलान करना चाहिए. महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादक स्टेट है और यहाँ जो अकाली बारिश हो गई उससे पूरा किसानों को नुकसान हो गया है. जहाँ 1 एकड़ में 15 टन का प्याज होनी चाहिए थी वहाँ 1 और 2 क्विंटल 3 क्विंटल का प्याज हो रही है कि 1 एकड़ प्याज लगाने के लिए कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आता है. पानी के वजह से निकालने के टाइम में पानी नहीं खुला, इसके वजह से कांदा ज़मीन में ही सड़ जा रहा और कांदा बहुत कम निकला, बाकी का वहीं फेंक देना पड़ा. सड़ने की वजह से होगा, बारिश ज़्यादा हो गई, खेत में पानी तुमने से माल सड़ चुका है. सब खाली 10% माल मार्केट में आ चुका है, 90% माल नुकसान हो चुकी है. पिछले साल 12 से 15 रुपये था, आज कम से कम 40, 45, 60 रुपये हो रहा है. 20,000 रुपये खर्चा है उनको, बेचने को लेके गया तो 3,500 रुपये मिले मेरे को. क्यों इतने कम? और बारिश से सड़ गई ना. और प्याज आई खाली 10 गोनियाँ है, 3,500 रुपये पट्टे बैठे उतने लेके आया मैं घर को, सब खल हो गया उसका. मिलादुन नबी के मौके पर अगर जलसे जुलूस के बजाय कोई तामीरी काम अंजाम देने की कोशिश की जाए तो नताइज मस्बत मिल सकते हैं. जी हाँ, कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की आकुला में जमात इस्लामी हिंद ने. जमात इस्लामी हिंद ने अवाम में किताबों का मुताला और तालीम को फरोग देने के लिए एक खास पहल की है. पेश एक रिपोर्ट. तो ये हमारी तस्वीर अकुला में जमात इस्लामी हिंद ने अवाम में किताबों के मुताले और तालीम को फरोग देने के लिए अनोखी पहल की है. सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अवाम में हयात तय्यबा नामी किताब मुहैया की गई, जिसमें किताब का मुताला कर क्विज हल करने को कहा गया. आज भी अगर मिल्लत के अंदर पॉजिटिव अंदाज से काम किया जाए, लोगों के मुताले के ज़ौक़ शौक़ को परवान चढ़ा दिया जाए, तो यकीनन जो शिकायतें हम लोग करते हैं ना कि मुताला नहीं करते, मोबाइल में लगे हुए हैं और बिल्कुल बेबहरा है, ऐसी कैफियत नहीं है. मुतवज्जे करने की जरूरत है. सीरीज के अख्ताम पर सीरत क्विज में नुमाया कामयाबी दर्ज करने वाले अफराद को इनामात से नवाजा गया. इस दौरान मारूफ स्कॉलर जावेद मुकर्रम ने हयात तय्यबा से तरगीब हासिल कर मौजूदा चैलेंजेस का सामना करने की अपील की. साथ ही मुसलमानों में तालीम को आम करने पर जोर दिया. के रसूल सरासम की आमद के बाद मुसलमानों ये उनके दिलो दिमाग खुल गए, वो दुनिया में फैल गए, इसलिए कि उनको ये तस्वुर दिया गया कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम अल्लाह के खलीफा हो अल्लाह की जमीन पर. अल्लाह ताला ने तुमको हैरत अंगेज सलाहियतों के साथ जमीन पर उतारा. हयात तय्यबा सीरीज में 2 ग्रुप तश्कील दिए गए थे, जिनमें कामयाबी दर्ज करने वाले अफराद के लिए 3 इनामात का इंतजाम किया गया. पहला इनाम 10,000 रुपये, दूसरा इनाम 5,000 रुपये और तीसरा इनाम 3,000 रुपये. इस तरह तकरीबन 45,000 रुपये के इनामात तकसीम किए गए. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आकुला से रिजवान खान की रिपोर्ट. वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर. इलेक्शन कमीशन ने सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज की 2 एफआईआर. येदियुरप्पा पर जात पात की बुनियाद पर वोट मांगने का इल्जाम. निजाम हुकूमत को बद इंतजाम करार देने पर येदियुरप्पा की मजम्मत. तारिक दानू ने येदियुरप्पा को तारीख पढ़ने का दिया मशवरा.
प्याज की आसमान छूती कीमत से आम लोग परेशान। ताजरों ने कहा चंद दिनों में प्याज की कीमत में कमी नामुमकिन। कीमतों में कमी में लग सकते हैं 2-2.5 महीने। बेंगलुरु की रहमत नगर की जामा मस्जिद में सालाना इम्तहानात की तैयारी कर रहे तलबा के लिए वर्कशॉप। मस्जिद के जरिए बेदारी मुहिम शुरू करने का खैर मकसद। इलेक्शन कमीशन ने सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। येदियुरप्पा पर जात पात की बुनियाद पर वोट तलब करने का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोकाक और शुरूपी में खिताब के दौरान येदियुरप्पा ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। कर्नाटक के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल अफसर बराए अखराजात व मुशाहिदा प्रियंका मेरी फ्रांसिस के मुताबिक 23 नवंबर को कगवाड़ हल्के असेंबली में येदियुरप्पा ने 2 मकामात पर जात की बुनियाद पर वोट देने की अवाम से अपील की थी, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर तहकीकात की और एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की जानिब से निज़ाम में हैदराबाद को बद इंतज़ाम हुकूमत करार देने के बयान की तारीखदान और दानिश्वर सख्त मजम्मत कर रहे हैं। तारीखदानों और दानिश्वरों का कहना है कि निज़ाम मीर उस्मान अली खान एक रियाया परवर हुक्मरान थे, जिनके दौर में इंसानों के अलावा जानवरों के लिए भी दवाखाने मौजूद थे। ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಬಹುದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕೆ ಅಂತ। ಮರು ನಾಮಕರಣದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನಿಜಾಮನ ಮತ್ತು ಕಾಸಿಂ ರಣಜೀವಿಯ ದುರಾಡಳಿತ ಕೈ ನೆನಪನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ये पहला मौका नहीं है कि जब कर्नाटक के किसी सीएम ने किसी मौके पर निज़ाम हैदराबाद को बुरा भला कहा है। 17 सितंबर को हर साल निज़ाम हैदराबाद को कोसा जाता है, निज़ाम हैदराबाद को बुरा भला कहा जाता है। येदियुरप्पा ने गुलबर्गा एयरपोर्ट का इफ्तिताह करते हुए इस रवायत को एक बार फिर दोहराया है। निज़ाम हुकूमत को बदइंतज़ाम करार दिया, जबकि तारीखदां और जानकार इस बारे में कुछ और ही ख्याल रखते हैं। एक चीफ मिनिस्टर होते हुए ऐसे बोलना ठीक नहीं है और चीफ मिनिस्टर से हमारा दरख्वास्त है एक हिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसके बाद वो डिसीजन देना चाहिए। निज़ाम ऐसा एक किंग थे, ही वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एनीबॉडी एल्स। ये आज नहीं हो रहा है मगर उस वक्त हो गया था। और जो ये वेलफेयर के बात हैं, मैसूर स्टेट में जो था उससे भी ज़्यादा यहाँ गरीबों को और खेती बाड़ी करने वालों को और नए नए सुविधाओं को लाए। वो राजा मुस्लिम था, प्रधानमंत्री हिंदू था और पाटिल पटवारी देशमुख देशपांडे वो सब लोग हिंदू था। मेजर कम्युनिटी का वो स्टेट में रूल करते, वो गांव में शहर में वो बड़ा बड़ा सिटी में। लेकिन राजा मुस्लिम है तो भी हिंदू को कुछ गलत और उनका ऊपर हमला वो बेकानून कुछ भी नहीं होता। राजा मुस्लिम है तो भी वो 90% हिंदू लोग एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो गए। तारीखदानों का कहना है कि निज़ाम के ताल्लुक से जानबूझकर गलतफहमियां पेश की जा रही हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। 1965 में जो पाकिस्तान और इंडिया का वार हो रहे थे, तब भारत का प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने जाकर हैदराबाद निज़ाम साहब से गुजारिश किया कि हमें डिफेंस के लिए बारूद खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हमारा देश गुलाम बन जाएगा, इसलिए आप हमें इस देश को मदद कीजिए बोल दिया। तब अपने हैदराबाद के निज़ाम साहब ने 5000 केजी सोना डिफेंस को दे दिया। बादशाह सभी लोगों को लेकर जो है ना रूल किया और उस्मान अली खान तो खुलेआम अपने जो है ना दिल से बात बोले, हिंदू मुसलमान मेरे 2 आंखें बोलकर। ये जो है ना कमरुद्दीन अली खान से उस्मान अली खान तक जो है ना उन्होंने जो है ना हिंदू मुस्लिम समानता से जो है ना रूल करे, अमन था और सब लोग खुशी से थे। हैदराबाद कर्नाटक की पसमानदगी के लिए कुछ सियासतदान आज भी निज़ाम को जिम्मेदार करार देते हैं, जबकि जानकारों का कहना है कि साल 1956 में कर्नाटक में जम होने से कबल हैदराबाद कर्नाटक का इलाका अपने वक्त के मुताबिक तरक्की याफ्ता इलाका था। ताहम इलाका मैसूर के सियासतदानों ने इसके साथ सौतेला सलूक किया, जिसकी वजह से वक्त की रफ्तार के साथ साथ
हैदराबाद कर्नाटक की तरक्की नहीं हो सकी और ये सौतीला सलूक आज भी जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। मुल्क में प्याज की आसमान छूती कीमतों को लेकर आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। रायचूर में फिलहाल 1 किलो प्याज 80 से 100 रुपए में फरोख्त हो रही है। रायचूर शहर के प्याज और दीगर सब्जियों के ताजरों का कहना है कि चंद दिनों में प्याज की कीमत में कमी नामुमकिन है और कीमतों में कमी के लिए मजीद 1.5-2 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि प्याज की नई फसल आने के लिए मजीद वक्त दरकार है। में बहुत ज़्यादा बारिश की एक वजह है प्याज की कीमतों में इजाफा होने की, और मध्य प्रदेश में भी प्याज आती वहाँ से भी और हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में भी। मगर इस मरतबा क्या हुआ, पिछले 2 साल से रेट सही नहीं मिलने की वजह से किसान प्याज ज़्यादा जो है ना प्याज के बीज नहीं डाले, प्याज की पैदावार कम थी और उसकी वजह से भी एक है। और दूसरी बात यह है बारिश की वजह से भी, जहाँ पर 1 एकड़ में 100 क्विंटाल 120 क्विंटाल प्याज आना चाहिए, वो सिर्फ 30 क्विंटाल 40 क्विंटाल प्याज आई है और उसमें से भी ख़राब प्याज ज़्यादा आई। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले दिनों में करीब 15 से या 1 महीने के अंदर 50 रुपए के नीचे आने की उम्मीद है प्याज का रेट। कर्नाटक में मार्च से सालाना इम्तहानात का आगाज हो रहा है। सालाना इम्तहानात के पेश नज़र बेंगलुरु की एक मिली तंजीम ने बेदारी मुहिम शुरू की है। अहम बात यह है कि ये बेदारी मुहिम मस्जिदों के जरिए चलाई जा रही है। बेंगलुरु के रहमत नगर की जामिया मस्जिद में तलबा के लिए एक रोजा वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। SSLC और PUC के तलबा ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। मौजू था इम्तहानात की तैयारी कैसे की जाए। कर्नाटक भर में मार्च से शुरू हो रहे सालाना इम्तहानात के पेश नज़र दीनियात सुफ़ा फाउंडेशन ने इस खसूसी बेदारी मुहिम का आगाज किया। फाउंडेशन के तहत मुख्तलिफ मस्जिदों में इस तरह के वर्कशॉप मुनक्किद हो रहे हैं। और ये भी बात देखने में आई कि स्कूल्स के बारे में 100 बच्चों का एडमिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, लेकिन ये 10th को आते हैं तो बच्चे ड्रॉप आउट होकर 30% हो जाते हैं। फिर 12th को आते हैं तो 7% 10% बच्चे हो जाते हैं। तो ये रेशियो को हम ख़त्म करना चाहते हैं। एक अवेयरनेस लाकर, एक कॉमन प्रोग्राम करके अवेयरनेस लाकर हम बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं। हमारा पॉपुलेशन हमारी कमज़ोरी नहीं बनना, हमारा पॉपुलेशन जो है वो हमारी ताकत, हमारा स्ट्रेंथ बनना। तो स्ट्रेंथ कब बनता है, हमारी आबादी हम ना ताकत कब बनती है, जब पढ़ा लिखा तबका रहता है तब बन सकती है। हाँ, मस्जिदों में कर रहे हैं, क्योंकि क्या है मस्जिद जो है अभी तक हमें मस्जिद सिर्फ 4-5 घंटे में इस्तेमाल होती थी नमाज पढ़ने के लिए। अभी आलीशान मस्जिदें हैं, ये मस्जिद ओवरऑल इस्लामिक सेंटर कौम के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे बोल के हमें रिक्वेस्ट करके कमेटी मेंबर से हर मोहल्ले की मस्जिद में इंशाल्लाह ये स्टार्ट कर कोई हमें। कर्नाटक में 4 मार्च से PUC दोम और 20 मार्च से SSLC के इम्तहानात का आगाज हो रहा है। वर्कशॉप में माहिरीन ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अभी से ही पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं। 2 टाइम टेबल बनाएंगे, एक 6 आवर्स टाइम टेबल, एक 12 आवर्स टाइम टेबल। 6 आवर्स टाइम टेबल और कब बनाना, जैसे कि स्कूल्स जाती हैं उनको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, 24 आवर्स में से 8 आवर्स वो स्कूल अटेंड करती, लेकिन बाकी की जो 8 आवर्स होती हैं वो सोने में लगा देती हैं। हमारे पास अभी भी 8 आवर्स बाकी रहती हैं, उसमें से 6 आवर्स अगरचे ये बच्चे पढ़ाई पर लगाएंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स वो ले सकते हैं। ये रोज़ाना टाइम टेबल होगा। जैसे हमारे हॉलीडेज आती, संडे है और जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं उसमें क्या करना, 12 आवर्स का टाइम टेबल बनाना। आमतौर पर मस्जिदों को सिर्फ नमाजों और दीनी तालीम तक महदूद रखा जाता है, लेकिन अब बेंगलुरु की कई मसाजिद दीनी तालीम के साथ असरी तालीम और समाजी खिदमत का मरकज बन रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रूप अहमद की रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के तहत बेंगलुरु में 30 नवंबर को बेंगलुरु में जॉब मेला मुनक्किद हो रहा है। इस मेले में तकरीबन 200 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। AMP की रियासी सदर डॉक्टर जाहिदा खान ने कहा है कि मुलाजमत और रोजगार की तलाश कर रहे नौजवान इस मेले से फायदा उठा सकते हैं। बेंगलुरु के हसनात कॉलेज में ये जॉब मेला मुनक्किद होगा। अहमदाबाद के बाद बेंगलुरु में रोजगार मेले का इनकाद किया जा रहा है। तंजीम के नुमाइंदों ने कहा कि जॉब मेले के अलावा ज़कात फंड के जरिए AMP गरीब और बेरोजगार नौजवानों की मदद भी कर रही है। जॉब फेयर के ज़रिए हम लोग ये देख रहे हैं कि हर महीने 2500 के करीब नौजवानों को AMP के ज़रिए जॉब्स मिल रही हैं। इसका एक कनेक्ट हमारे पास अल्लाह की फजल से ये आसान है हमारे लिए कि HRs हमारे पास अवेलेबल हैं।
ये जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल है, इट सेल्फ इज़, हमारे वॉलंटियर्स जो भी हैं वो खुद ही HR से हैं, और उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि कंपनियों में काम करने के साथ साथ वो सोसाइटी के और कम्युनिटी के काम आ सकें। वहाँ से ज़कात फंड आता है। इस ज़कात फंड आने के बाद हर चैप्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे वॉलंटियर्स होते हैं। वी कॉल फॉर एप्लीकेशन, ज़कात के लिए एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन आने के बाद हमारे वॉलंटियर्स उनके घर पे जाके उनकी तहकीकात करते हैं कि रियली दिस पीपल डिज़र्व और दे डोंट डिज़र्व। बच्चों में नमाज का शौक़ ज़ौक़ पैदा करने, बच्चों को बाअदब बानसीब बनाने के लिए बेंगलुरु की मस्जिद मुनव्वरा ने खुसूसी पहल की है। जी हाँ, इस मस्जिद में मुसलसल 40 दिनों तक फजर की नमाज बाजमात अदा करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। नमाज को कायम करने के इस तरबियती प्रोग्राम में 92 बच्चों ने हिस्सा लिया। उनमें जिन बच्चों ने 40 दिन की नमाज अदा की, उन्हें बाइसिकल और बाकी बच्चों को घड़ी का तोहफा दिया गया। साथ में कुरान मजीद का नुस्खा भी हर बच्चे को दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम इनामात मस्जिद के ही मुसल्लियों की जानिब से दिए गए। 5 साल से 15 साल तक के बच्चे इनामात हासिल करने के बाद खुशी से झूम उठे और ये अहद किया कि वो जिंदगी भर नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का नाम जो है मुनव्वरा मस्जिद है, नॉर्थ रोड की। अब यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह 90 बच्चे आ रहे हैं, 92 बच्चे आ रहे हैं। अब ये आने का मकसद क्या है, इनकी ज़िंदगी बदल जाए। अब ये जो है ये बच्चे आगे चल के जो है दूसरों की मदद करने वाले हो जाए, हमारा इंटेंशन वो। और पहला इंटेंशन क्या है कि तो हमारे अल्लाह को राज़ी करने वाला है। अल्लाह का हुक्म क्या है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है। अल्लाह का हुक्म 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, फजर में एक दिन बारिश पड़ रहा था, ज़ोर से बारिश पड़ रहा था, फिर भी ये बच्चे क्या है 4 years, 5 years, 6 years, 7 years to 15 years बच्चे क्या है, बारिश पड़ रहा था, मैं समझा था उसमें नहीं आएंगे, माशाल्लाह पूरे बच्चे आए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें